नमस्ते, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। लगता है रूस यूक्रेन युद्ध अब ऐसे दौर में पहुंच चुका है जहां हार जीत का फैसला परमाणु युद्ध से होगा। तमतमाए ट्रंप ने रूस की 2 तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं और दूसरी तरफ पुतिन ने परमाणु जंग की बड़ी तैयारियां शुरू कर दी है। खबर है कि रूस ने सीधे अमेरिका तक मार करने वाली परमाणु मिसाइलों को जंग के मैदान में उतार दिया है और पुतिन ने खुद इस परमाणु युद्ध अभ्यास को अपनी आंखों से देखा है, जिसके बाद से अमेरिका से लेकर यूरोप तक कोहराम मचा हुआ है। पुतिन के परमाणु युद्ध में फंस गए ट्रंप। 44 महीने बाद आखिर रूस यूक्रेन जंग में अब वो पड़ाव आ गया है जहां अमेरिका रूस के खिलाफ सीधी जंग में कूद रहा है। हंगरी में प्रस्तावित ट्रंप और पुतिन की मीटिंग पूरी तरह से रद्द हो चुकी है और तमतमाए ट्रंप ने अब रूस की 2 दिग्गज तेल कंपनियों पर बेहद सख्त प्रतिबंध लगाकर रूस के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। हैरानी की बात तो यह है कि राष्ट्रपति पुतिन ने भी बेहद उच्च क्षमता का परमाणु अभ्यास अपने दुश्मनों के खिलाफ शुरू कर दिया है। खबर तो यहां तक है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने स्वीडन दौरे के दौरान 150 ग्रिपेन ई जेट खरीदने के लिए कमर कस ली है। दावा किया जा रहा है कि ज़ेलेंस्की 150 ग्रिपेन जेट को रूस के खिलाफ ब्रह्मास्त्र की तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं। युद्ध के 1337 दिन बाद अब जो हालात दिख रहे हैं वो बेहद संगीन हो चुके हैं। पुतिन अपनी शर्तों से पीछे हटने को जरा भी तैयार नहीं है, जबकि ट्रंप रूस के खिलाफ सख्त प्रतिबंध लगाकर पुतिन को घुटनों पर लाना चाहते हैं। लेकिन पिछले 24 घंटे में हालात तेजी से बदल चुके हैं। पुतिन के आदेश पर बहुत बड़ा परमाणु अभ्यास रूसी सेना शुरू कर चुकी है। साथ ही यूक्रेन पर रूस ने लगभग 30 मिसाइलों और 400 से ज्यादा मिसाइलों से हमले कर दिए हैं। इधर स्वीडन में ग्रिपेन जेट पर सवार ज़ेलेंस्की को लग रहा है कि वो 150 जेट से रूस को जंग के मैदान में हरा सकते हैं। हम आपको रूस के परमाणु अभ्यास, ज़ेलेंस्की पर सवार जेट का जुनून और ट्रंप के रूस पर प्रतिबंध से जुड़ा युद्ध का वो बरमूडा ट्रायंगल दिखाने जा रहे हैं जो रूस यूक्रेन युद्ध को तीसरे विश्व युद्ध में बदलने जा रहा है। रूस ने उतारी परमाणु फोर्स, जंग को मजबूर हुए ट्रंप। 3 साल 6 महीने से ज्यादा की रूस यूक्रेन जंग यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका के लिए नासूर बन चुकी है। जिस वक्त दुनिया को लग रहा था कि हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट अगले हफ्ते ट्रंप और पुतिन की मीटिंग होगी, उस दौरान अब 72 घंटे के अंदर सब कुछ बदल चुका है। जोरदार परमाणु युद्ध की तैयारियां रूस की तरफ से शुरू हो चुकी हैं। भारी ट्रकों पर लदी रूस की परमाणु मिसाइलें उन ठिकानों पर पहुंच चुकी हैं जहां से वो अपने दुश्मनों पर हमला करेगा। रूस की परमाणु फोर्स के नए वीडियो में रूस की परमाणु शक्ति का छोटा सा ट्रेलर दिखाने की कोशिश की गई है। आप इस वीडियो में साफ देख सकते हैं कि रूस ने आईसीबीएम और क्रूज मिसाइल टेस्ट सहित परमाणु अभ्यास शुरू कर दिए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने रणनीतिक परमाणु बल अभ्यास के तहत आईसीबीएम प्रक्षेपण का फुटेज जारी किया है। खुद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसका निर्देश दिया और इस परमाणु बल के अभ्यास को देखा है। क्रेमलिन ने बताया कि आईसीबीएम और क्रूज मिसाइल टेस्ट पूरी तरह से सफल रहे हैं। यह परमाणु ड्रिल ऐसे समय हो रही है जब पुतिन की ट्रंप के साथ होने वाली बैठक टल गई है। वहीं नाटो ने अपने परमाणु अभ्यासों के जरिए रूस को ताकत दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन रूस ने अपनी परमाणु फोर्स से बाजी पलट कर रख दी है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने
22 अक्टूबर को रूस की न्यूक्लियर फोर्स के जमीन, समुद्र और हवा में किए गए परीक्षण की निगरानी की ताकि उनकी तैयारी और कमान संरचना को परखा जा सके। इस परीक्षण में कॉस्मोड्रोम से जमीनी यार्ड्स ICBM मिसाइल को दागा गया। बेरेंट सागर में एक परमाणु पनडुब्बी से सिनेवा बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपण शामिल किया गया। इनके अलावा रूस की लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें दागने वाली Tu-95 बम वर्षक भी युद्धाभ्यास में शामिल हुए। रूस की परमाणु फोर्स से पहले नाटो ने इस महीने की शुरुआत में अपना सालाना परमाणु अभ्यास किया था, जिसमें F-35A लड़ाकू जेट और B-52 बम वर्षक विमानों के साथ 13 देशों के 90 विमानों ने हिस्सा लिया। President Zelensky, as you know today, we had a very good meeting, very cordial meeting. In my opinion, they should stop the war immediately. You go by the battle line wherever it is, otherwise it's too complicated. You'll never be able to figure it out. You stop at the battle line, and both sides should go home, go to their families, stop the killing, and that should be it. Stop right now at the battle line. I told that to President Zelensky. I told it to President Putin. Thank you very much. 150 ग्रिपेन जेट से जंग जीतेंगे ज़ेलेंस्की। दुनिया के लगभग सभी देश जानते हैं कि रूस की परमाणु ताकत के सामने दुनिया का कोई भी देश टिक नहीं सकता है। इसीलिए अमेरिका भी 3.5 सालों से रूस पर सीधा हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया है। अगर देखा जाए तो पुतिन अब तक के युद्ध में बाजीगर साबित हो रहे हैं। जहां एक तरफ रूस यूक्रेन के 27% इलाके पर कब्जा कर चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी परमाणु तैयारियों से नाटो, यूरोप और अमेरिका के होश उड़ा चुका है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस को जहां चीन, ईरान और उत्तर कोरिया से सीधी जंगी मदद मिल रही है, यही वजह है कि अब ज़ेलेंस्की ने अमेरिका के साथ साथ यूरोपीय देशों से ऐसे फाइटर जेट खरीदने का मन बना लिया है जो रूस यूक्रेन जंग में गेम चेंजर साबित हो सकता है। Tomahawks harm us? They can. We'll be shooting them down and improving our air defense systems. Несет ли это ущерб нашим Will this damage our relations with the US, which are now seeing some light at the end of the tunnel? Of course it will. Конечно, нанесет. But how could it be otherwise? Using Tomahawks without the direct participation of American military personnel is impossible. ये तस्वीरें स्वीडन की हैं, जहां ज़ेलेंस्की फाइटर जेट ग्रिपेन खरीदने के लिए उतावले नजर आ रहे हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की 22 अक्टूबर को स्वीडन में थे, जहां उन्होंने एक लेटर पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत यूक्रेन 150 ग्रिपेन लड़ाकू विमान खरीद सकता है और उन्हें उनमें से एक में बैठने का अवसर भी मिला। ज़ेलेंस्की ने दक्षिण स्वीडन के लिंकोपिंग में स्वीडिश प्रधानमंत्री ओल्फ क्रिस्टर्सन से बातचीत की और ग्रिपेन लड़ाकू विमान बनाने वाली साब कंपनी का दौरा किया, जो JAS-39 ग्रिपेन लड़ाकू विमान, ग्लोबल आई निगरानी विमान, मिसाइल प्रणाली, टैंक रोधी पैदल सेना हथियार और दूसरे हथियार बनाती है। ज़ेलेंस्की ने MOU पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसके तहत यूक्रेन आने वाले सालों में 150 तक एडवांस ग्रिपेन ई फाइटर जेट्स खरीद सकता है। ये घोषणा यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की स्वीडन यात्रा के दौरान की गई, जहां उन्होंने स्वीडिश प्रधानमंत्री ओल्फ क्रिस्टर्सन से मुलाकात की थी। दोनों नेताओं ने स्वीडन के शहर लिंकोपिंग में इस समझौते को किया है। ग्रिपेन ई एक आधुनिक 45 जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर जेट है, जो डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों मिशनों को अंजाम देने में सक्षम है। यह हल्का है और तेज विमान है। बता दें कि इसे मेटेओर मिसाइल जैसे आधुनिक हथियारों से लैस किया जा सकता है। ग्रिपेन ई वर्जन में नया शक्तिशाली इंजन, एडवांस रडार और बेहतर एवियोनिक्स सिस्टम दिया गया है। स्वीडिश वायुसेना ने भी इसे हाल ही में अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन कम से कम 100 ग्रिपेन जेट्स खरीदने की योजना बना रहा है। उन्होंने बताया कि यूक्रेनी पायलट्स पहले से ही स्वीडन में ग्रिपेन पर ट्रेनिंग शुरू कर चुके हैं। आगे उन्होंने कहा, हमें पता है कि हम किसके खिलाफ लड़ रहे हैं और ग्रिपेन हमारे लिए दुनिया के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमानों में से एक है। वहीं स्वीडन के प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सबसे आधुनिक ग्रिपेन वर्जन है। इसकी प्रोडक्शन अभी लिमिटेड है। उन्होंने कहा कि पहली डिलीवरी अगले सालों में शुरू हो सकती है। Видим, что в Европейском Союзе не могут смириться с усилиями нашей страны, наших партнеров, других стран мира по регулированию украинского кризиса и не скрывают намерений сорвать вот эти тенденции к миру, к мирному процессу, поживиться за счет российских суверенных активов.
Незаконного присвоения процентов от так называемых сверхдоходов экспроприаторам оказалось мало. Теперь речь идет о прямой конфискации значительного объема принадлежащих Банку России средств, так сказать, зависших на счетах в бельгийском депозитарии Euroclear с марта 2022 года. रूस पर सख्त प्रतिबंध, युद्ध से करेंगे ट्रंप फैसला। लगता है ट्रंप को भी एहसास हो चुका है कि पुतिन को झुकाना इतना आसान नहीं है जितने दावे किए जा रहे थे। यही वजह है कि ट्रंप ने टैरिफ वॉर के बाद रूस पर सीधा हमला कर दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस की 2 दिग्गज तेल कंपनियों पर बेहद सख्त प्रतिबंध लगाकर एक तरह से रूस के खिलाफ सीधे युद्ध का ऐलान कर दिया है। रूसी राष्ट्रपति की जिद और तत्काल युद्ध विराम की बात न मानने पर अब अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर रूस के खिलाफ तगड़ा एक्शन लेने के लिए तैयार है। अमेरिका ने यूक्रेन में तत्काल युद्ध विराम के लिए मॉस्को पर दबाव बनाने के चक्कर में रूस की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य क्रेमलिन के युद्ध के लिए धन जुटाने में मुश्किल पैदा करना है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुद्दे का हल जल्द निकलने की उम्मीद जताई और कहा कि ये प्रतिबंध कुछ ही समय के लिए होंगे। अमेरिका ने 22 अक्टूबर को रूस की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की ताकि मॉस्को पर तुरंत युद्ध विराम पर सहमत होने का दबाव बनाया जा सके। यह कदम अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा यह कहे जाने के बाद उठाया गया है कि यूक्रेन युद्ध को लेकर रूसी प्रेसिडेंट पुतिन के साथ उनकी अब तक की बातचीत का कोई मतलब नहीं निकला और यह बेकार रही। अमेरिकी क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी इलाकों में इन कंपनियों की सभी संपत्तियां सीज कर दी जाएंगी। इन कंपनियों के व्यापार करने पर मनाही होगी। रूसी कंपनियों के खिलाफ प्रतिबंधों पर अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, आज एक बहुत बड़ा दिन है, यह बहुत जबरदस्त प्रतिबंध है, यह बहुत बड़े हैं, ये उनकी 2 बड़ी तेल कंपनियों के खिलाफ है। हमें उम्मीद है कि युद्ध सुलझ जाएगा। ट्रंप ने कहा कि हम युद्ध को खत्म करना चाहेंगे। मुझे लगता है कि ये दोनों इस समय शांति चाहते हैं। लगभग 4 साल हो गए हैं। अगर मैं राष्ट्रपति होता तो ये कभी शुरू ही नहीं होता। Yeah, it's a good question. Today is a very big day in terms of what we're doing. Look, these are tremendous sanctions. These are very big. Those are against their 2 big oil companies, and we hope that they won't be on for long. We hope that the war will be settled. We just answered having to do with the various forms of missiles and everything else that we're looking at, but we don't think that's going to be necessary. We would like to see them just take the line that has been formed over quite a long period of time and go and let's, go home. रूस 3.5 साल से यूक्रेन में जंग जीत रहा है। ताजा खबर यह है कि इस वक्त रूस का परमाणु अभ्यास और रूस के 7 लाख सैनिकों के साथ रूसी सेना के चीफ खुद यूक्रेनी मोर्चों पर पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें 19 सितंबर की हैं। रूसी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों ने ओखोटस्क सागर में क्रूज मिसाइलें दागी हैं। रूसी नौसेना के ये अभ्यास सीधे यूक्रेन से लेकर यूरोप के लिए काल साबित होने जा रहे हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है उसकी 2 परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बियों ओमस्क और क्रोस्योर्स्क ने 250 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित निर्धारित समुद्री लक्ष्यों पर ओनिक्स और ग्रेनाइट क्रूज मिसाइलें दागी। रूसी रक्षा मंत्रालय का यह भी दावा है कि प्रशांत महासागर के उत्तर पश्चिमी भाग में आयोजित अभ्यास का उद्देश्य दुश्मनों को जंग की सीधी चेतावनी है। वहीं रूसी सेना के चीफ जनरल वालेरी गेरासिमोव ने यूक्रेनी मोर्चा का जायजा पहले ही ले लिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने 17 सितंबर को दावा किया कि एक वरिष्ठ रूसी अधिकारी ने यूक्रेन में अपने सैनिकों की चौकियों का दौरा किया और कहा कि मॉस्को की सेनाएं सभी मोर्चों पर आगे बढ़ रही हैं। सबसे भीषण लड़ाई पोक्रोवस्क के रसद केंद्र के आसपास हो रही है। रूसी सेना के प्रमुख जनरल वालेरी गेरासिमोव के मुताबिक मॉस्को अपना विशेष सैन्य अभियान यूक्रेन की जमीन पर चला रहा है। रूसी चीफ के मुताबिक पूर्वी डोनेस्क क्षेत्र जंग का केंद्र बिंदु बना हुआ है, जबकि पश्चिम में ज़पोरिज़िया और निप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्रों में रूसी सेना तेजी से आगे बढ़ रही है। जनरल गेरासिमोव के मुताबिक सभी दिशाओं में रूसी सेना आगे बढ़ रही है। यूक्रेन के पोक्रोवस्क शहर के अलावा सबसे भीषण लड़ाई क्रोस्रोआर्मास्क दिशा में हो रही है। यूक्रेन के कुपियांस्क शहर पर भी रूसी सेना बढ़त बना चुकी है।
इसके साथ ही रूस ने पिछले 24 घंटे में यूक्रेन पर हमले बेहद तेज कर दिए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय के दावों के मुताबिक उसकी सेना ने यूक्रेन के दक्षिण पूर्वी ज़पोरिज़िया क्षेत्र के पावलिवका गांव और साथ ही निप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्र के इवानिक्वा गांव पर कब्जा कर लिया है। रूसी मंत्रालय ने यह भी कहा कि उसने यूक्रेनी ऊर्जा ढांचे पर हमला किया, जो उसके अनुसार रूसी नागरिक ठिकानों पर यूक्रेनी हमलों का जवाब था। जबकि यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक 22 अक्टूबर को पूरे यूक्रेन में रूसी हमलों में 2 बच्चों सहित 6 लोगों की मौत हुई है और पूरे देश में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। यूक्रेन की वायु सेना का रूसी सेना पर आरोप है कि रूस ने यूक्रेन में ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाकर रात भर में 405 ड्रोन और 28 मिसाइलें दागी। हालांकि यूक्रेन ने 16 रूसी मिसाइलों और 333 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है, जबकि बाकी यूक्रेन की मिसाइलें रक्षा प्रणाली को भेदकर सीधे टारगेट पर गिरी हैं। अब ऐसे हालात में अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर रूस को नाटो, यूरोप और अमेरिका मिलकर नहीं रोक पा रहे हैं तो हो सकता है कि अब एक ऐसा विनाशक परमाणु युद्ध हो जो रूस के साथ साथ आधी दुनिया को तबाह कर डाले। कतर, यूएई और सऊदी अरब एक साथ इजरायल पर हमलावर हो गए हैं। खाड़ी के सबसे पावरफुल देश इजरायल की संसद में पेश हुए नए बिल पर भड़के हुए हैं। नेतन्याहू ने वेस्ट बैंक पर संप्रभुता लागू करने वाला विधेयक को मंजूरी दिलवा ली है, जिससे ट्रंप के भी होश उड़ गए हैं। अमेरिका ने वेस्ट बैंक पर आए नए बिल को युद्ध समझौते के लिए खतरा बता दिया है। उधर तुर्की ने इजरायल को दहलाने का दांव चल दिया है। गाजा पर 153 टन बारूद से हमला। तुर्की को गाजा बनाने लगा इजराइल। एर्दोआन ने ट्रंप नेतन्याहू को भिड़ा दिया। अब खलीफा को गुलाम बनाएगा इजराइल। जब तक हमास हथियार नहीं डालता, इजराइल बम बरसाता रहेगा। इजराइल मिसाइलों से मारता रहेगा। इजराइल तब तक मारेगा जब तक हमास और उसके असल आका मटियामेट नहीं हो जाते। पीएम नेतन्याहू ने ये वार्निंग अरब वर्ल्ड को दे दी है। उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को भी साफ साफ कह दिया है कि अब इजराइल किसी की नहीं सुनेगा। इजराइल किसी का गुलाम नहीं। इजराइल एक एक मौत का बदला दुश्मनों की बर्बादी से लेने लगा है। पीएम नेतन्याहू ने बताया है कि 13 अप्रैल ने गाजा पर 153 टन बारूद बरसा दिया है। आने वाले दिनों में आसमानी हमले और भयानक होंगे। हैरानी की बात यह है कि इजराइल ने तूफानी हमलों का दौर तब शुरू किया जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस तेल अवीव के दौरे पर थे। वेंस जब इजराइल डिफेंस फोर्स के टॉप कमांडर से मुलाकात कर रहे थे, तब गाजा में जंगी जेट और मिसाइलों से बमों की बौछार जारी थी। हालांकि वेंस ने पीएम नेतन्याहू से मुलाकात के बाद बयान दिया है कि अमेरिका हमास को हथियार छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा है, मगर ये काम बहुत मुश्किल है। We have a very, very tough task ahead of us, which is to disarm Hamas, but rebuild Gaza to make life better for the people in Gaza, but also to ensure that Hamas is no longer a threat to our friends in Israel.
हमास ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर हथियार नहीं छोड़ने वाला। हमास का तर्क है कि पहले इजराइल अपने एटमी हथियारों को खत्म करे, इसलिए युद्ध विराम के बाद भी इजराइल ताबड़तोड़ प्रहार कर रहा है। पीएम नेतन्याहू ने इजराइल संसद को बताया है कि गाजा में सैन्य अभियान खत्म नहीं हुआ है। प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने वेस्ट बैंक को इजराइल में मिलाने का बिल भी संसद में पेश कर दिया है, जिस पर अमेरिका की तरफ से सख्त बयान आया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्क रूबियो ने कहा है कि वेस्ट बैंक पर बिल युद्ध समझौते के लिए बड़ा खतरा है। इससे अरब देशों का मूड खराब हो सकता है। What do you make of the Israeli parliament moving forward on potential annexation of the West Bank? Right as well, that's a vote in there. Yeah, that's a vote in the Knesset. But obviously, I think the president's made clear that's not something we'd be supportive of right now, and we think it's even threatening to the peace deal. So, they're a democracy; they're going to have their votes. People are going to take these positions. But at this time, it's something that we think it might be counterproductive. हालांकि पीएम नेतन्याहू ने जवाब में कहा कि वो इजराइल की सुरक्षा के लिए जो भी मुमकिन है वो कदम उठाएंगे। नेतन्याहू ने ये भी साफ किया है कि जो देश ये समझते हैं कि अमेरिका उन्हें चला रहा है, वो जान लें कि इजराइल अपनी सुरक्षा खुद करता है। इसलिए ट्रंप की हर बात में दखल अंदाजी को वो स्वीकार नहीं करने वाले। नेतन्याहू के सामने जेडी वेंस ने भी इस बात पर हामी भरी है कि दोनों देशों की कोशिश खाड़ी में शांति लाने की है। लेकिन नेतन्याहू का प्लान कुछ और है, जिसकी तरफ उन्होंने इशारा भी कर दिया है। इजराइल ने तुर्की के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। पीएम नेतन्याहू ने धमकी दी है कि तुर्की की सेना को गाजा में किसी भी सूरत में तैनात होने नहीं दिया जाएगा। ट्रंप के शांति समझौते के तहत इंटरनेशनल गठबंधन सेना की गाजा में तैनाती का प्लान है, जिसमें तुर्की की सेना का इजराइल ने कड़ा विरोध शुरू कर दिया है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ट्रंप के गाजा पीस डील में कितने अहम रोल में थे, इससे इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। ट्रंप ने 8 मुस्लिम देशों के नेताओं से जब मुलाकात की थी, तब एर्दोआन उनके साथ बैठे थे। बाकी सभी नेताओं से ज्यादा अहमियत ट्रंप ने तुर्की के राष्ट्रपति को दी थी। यही नहीं, ट्रंप ने तुर्की को गाजा समझौते के बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार किया था। लेकिन नेतन्याहू को एर्दोआन फूटी आंख नहीं सुहाते हैं। इजराइल का मानना है कि तुर्की जैसा देश किसी का सगा नहीं। ये वही तुर्की है जिसने कतर पर हमले के बाद इजराइल के खिलाफ अरब अलायंस बनाकर नेतन्याहू को सबक सिखाने की धमकी दी थी। इजराइल और तुर्की में तकरार की असल वजह सीरिया है, जहां तुर्की के राष्ट्रपति ने अहमद अल शरा को अपना मोहरा बना रखा है। कमांडर जुलानी उर्फ अहमद अल शरा सीरिया के बफर जोन से इजराइल आर्मी को बाहर जाने की धमकी देते रहते हैं, जबकि इजराइल सीरिया में हिजबुल्लाह लड़ाकों के खतरे को देखते हुए सैन्य तैनाती में कमी के लिए तैयार नहीं है। इसी को देखते हुए एर्दोआन और इजराइल आमने सामने नजर आ रहे हैं। Suriye'nin parçalanmasına dün rıza göstermedik. Bugün de yarın da kesinlikle rıza göstermeyiz. Suriye'nin toprak bütünlüğü özellikle Ramına güneyi ile kuzeyi arasında koridor açma hayali kuranlar emellerine Allah'ın izniyle ulaşamayacaklar. एक वक्त अल-कायदा और आईएसआईएस के आतंकी रहे अल जुलानी को एर्दोआन का करीबी माना जाता है। आतंकी संगठन आईएसआईएस से अपने करियर की शुरुआत करने वाले जुलानी ने सीरिया में अल-कायदा की जमीन तैयार की। यानी जुलानी पहले आईएसआईएस का आतंकी था और फिर अल-कायदा का सरगना बन गया। कई सालों तक जुलानी HTS यानी हया तरीर अल शाम नाम का आतंकी संगठन बनाकर बशर अल असद की सरकार से लड़ा और 2024 के अंत में तुर्की, इजराइल और अमेरिका की मदद से बशर अल असद की सरकार को उखाड़ फेंका। जुलानी पर इजराइल कभी भरोसा नहीं कर सकता। वैसे भी इजराइल की पॉलिसी क्लियर है, दुश्मन जहां है उसे वहीं दफना दो। दोहा में हमास का लीडर खलील अल हया है, जो फिलहाल इजराइल का सबसे बड़ा टारगेट है। नेतन्याहू खलील अल हया को जिंदा नहीं छोड़ने वाले, लेकिन अगर अब कतर पर हमला हुआ तो ऐसा युद्ध भड़केगा जिससे कई देश जलकर राख होंगे।
कतर ने इजराइल के खिलाफ गोलबंदी शुरू कर रखी है। कतर ने अरब इस्लामी शिखर सम्मेलन की इमरजेंसी मीटिंग कॉल की थी। इजराइल से आर पार का फैसला स्वयंभू खलीफा एर्दोआन लेने के मूड में तब से हैं, क्योंकि इजराइल के सबसे बड़े टारगेट कोई और नहीं तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन हैं। इसलिए कतर पर हुए हमले के बाद तुर्की लगातार एक्शन में है। तुर्की की सेना के लड़ाकू विमानों ने दियारबाकिर और माल्टाया हवाई अड्डों से उड़ान भरी। एर्दोआन ने तुर्की की सभी सेनाओं को हमले के बाद से अलर्ट पर कर दिया था। तुर्की एयरफोर्स दिन रात जंगी जेट से हवाई इलाके में गश्त कर रही थी। तुर्की ने सीरिया और इराक सरहद पर सबसे ज्यादा निगरानी बढ़ाई थी। तुर्की ने एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम भी तैनात कर दिए थे। एर्दोआन को अच्छी तरह मालूम है कि नेतन्याहू का अगला हमला अंकारा पर हो सकता है, क्योंकि एर्दोआन ने हमास की लीडरशिप को तुर्की में शरण दे रखी है। एर्दोआन जानते हैं कि इजराइल हमास की फंडिंग नेटवर्क की बर्बादी का ऑपरेशन चला रहा है। एर्दोआन ने वक्त वक्त पर हमास लीडरशिप की रखवाली की है। हमास चीफ इस्माइल हानिया और सालेह अल अरौरी का तुर्की में आना जाना लगा रहता था। अमेरिका और इजराइल ने तुर्की के कई एनजीओ पर हमास की फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप भी लगा रखे हैं। खुद एर्दोआन ही इजराइल को तुर्की का सबसे बड़ा दुश्मन बताते रहते हैं। एर्दोआन इस बात को कह चुके हैं कि इजराइल एक दिन तुर्की से हिसाब लेगा, जिसका वक्त अब आता दिख रहा है। ये लड़ाई छिड़ी तो क्या होगा, खाड़ी देशों के खंडहरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। इजराइल ने 28 अगस्त 2025 को यमन में हूथी लड़ाकों की पूरी लीडरशिप को ही खल्लास कर डाला था। तब भी नेतन्याहू ने युद्ध की लिमिट नहीं बताई, लेकिन अब साफ है कि इजराइल लड़ाका ग्रुप्स के असल आकाओं से हिसाब लेगा, जिसमें दो नाम सबसे आगे हैं, पहला तुर्की और दूसरा ईरान। אנחנו נלחמים בטרור, במשטר הטרור של החות'ים, באיראן שמגבה את כולם, בעזה, בלבנון, בחיזבאללה, בכל הגזרות. אנחנו לא מרפים וגם לא נרפה. אנחנו נעצים את הפעולות שלנו ואנחנו נשיג את כל המטרות שלנו. यमन की टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप को खौफनाक अंदाज में खत्म किया गया। धमाके ऐसे हुए जिसमें किसी का भी बचना मुश्किल था। धमाके ऐसे जो गाजा में होने वाली खतरनाक बमबारी से भी भयानक थे। इन धमाकों के जरिए इजराइल ने यमन को बताने की कोशिश की थी कि अगली बार हमला करेंगे तो पूरा यमन मिटाकर रख दिया जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल ने अपने दुश्मनों पर नजर रखने के लिए खुद को और ताकतवर बना लिया है। पूरे पश्चिम एशिया पर नजर रखने के लिए इजराइल ने जासूसी के लिए नया उपग्रह भी लॉन्च कर दिया है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कार्ड्स का दावा है कि नए उपग्रह की मदद से अब हर दुश्मन पर पैनी नजर रखी जाएगी। Today, Israel, the defense industry, have launched the most capable surveillance satellite, demonstrating the invention, creation, creativity, capability of Israeli. All the startup nation help to achieve this mission to get space superiority of Israel. अचानक इजराइल के सामने 4 बड़े फ्रंट एक्टिव हो गए हैं। पहला फ्रंट गाजा, जहां 100% कब्जा नेतन्याहू का अटल इरादा है। दूसरा फ्रंट यमन, जहां सना में इजरायली अटैक के बावजूद इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल फायर की जा रही हैं। एक फ्रंट लेबनान है, जहां इजराइल चाहता है कि हिजबुल्लाह हथियार डाल दे, लेकिन हिजबुल्लाह का इरादा युद्ध का है। वो जानता है कि दक्षिण लेबनान में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन फेल साबित हुआ है और नईम कासिम ने लेबनान की सरकार को अल्टीमेटम जारी कर दिया है। और सबसे बड़ा फ्रंट ईरान है। ईरान की लीडरशिप ने साफ कर दिया है कि युद्ध विराम का अब कोई मतलब नहीं रहा। इजराइल से तनाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ईरान बार बार ये दावा कर रहा है कि उसने 12 दिन के युद्ध में अब तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है और न ही अपनी नौसेना और IRGC की कुद्स फोर्स को तैनात किया है। और अगर दोबारा युद्ध ईरान पर थोपा गया तो इसका नतीजा इजराइल की संपूर्ण तबाही होगा। ईरान के तेवर बता रहे हैं कि उसकी मिसाइल फिर तैयार है और ईरान पर फिर से हमला हुआ तो तेल अवीव और हाइफा बुरी तरह दहलेगा। ये वार्निंग ईरान से लगातार आ रही है। ईरान के बड़े बड़े जनरल लगातार इजराइल को वार्निंग दे रहे हैं।
ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने कहा है कि पूरी दुनिया को इजराइल से रिश्ते तोड़ लेने चाहिए, क्योंकि गाजा में जिस तरह की बमबारी हो रही है उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। بخصوص کشورهای اسلامی باید روابط بازرگانیشون رو به کلی قطع کنن با رژیم صهیونیست و حتی روابط سیاسی را هم قطع کنن، منزوی کنن. بیش از اون چیزی که امروز البته نظام خبیث صهیونی امروز منزوی ترین دولت دنیاست، در این شکی نیست. इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल की एयरफोर्स फिर से सुपर एक्टिव मोड में है। इजराइल के एयरबेस पर लगातार काम चल रहा है। यह है अमेरिका से सप्लाई किया गया MK-84 बंकर बस्टर बम। इसी बम से इजराइल ने अब तक गाजा के कोने कोने को मिट्टी में मिलाया है और ईरान पर भी ऐसे ही बमों से हमले किए गए हैं। क्या ईरान फिर इसी तरह जलने लगेगा? क्या इजराइल ईरान में फिर ऐसे ही आग लगाने जा रहा है? क्या तेहरान समेत ईरान के शहरों में फिर से ऐसे ही धुआं उठेगा? क्या ईरान में फिर 360 डिग्री पर मौत वाला खतरा मंडरा रहा है? क्या ऐसे पिन पॉइंट हमलों से ईरान के कमांडर फिर मारे जाएंगे? फिलहाल इजराइल की एयरफोर्स फिर से सुपर एक्टिव मोड में है। इजराइल के एयरबेस पर लगातार काम चल रहा है और ये बात साबित करती है कि इजराइल की युद्ध वाली तैयारी पूरी है। नेतन्याहू पहले ही कह चुके हैं कि उनके सामने 1-2 नहीं बल्कि 7 फ्रंट हैं। तेहरान में ये धमाके देखिए, रेड लाइट पर खड़ी कारों के उड़ते हुए चीथड़े। इस धमाके ने माचिस की डिबिया की तरह सब कुछ तहस नहस कर दिया। 13 जून को शुरू हुए युद्ध की शुरुआत इजराइल ने ऐसे ही हमलों से की थी। इस धमाके को देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये तेहरान पर हमले का वीडियो है। अब इजराइल की ख्वाहिश बता रही है कि वो इस धमाके से 10 गुना ताकत वाला ब्लास्ट करना चाहता है। सवाल वही है कि इस बार टारगेट पर कौन है? क्या ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई हैं? पैच, क्या ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान हैं? या फिर ईरान की मिलिट्री लीडरशिप है? ما دنبال جنگ نیستیم، ولی اگه بخوان تجاوز کنن با قدرت جلوشون میستیم. ما نمیخوایم به جنگیم، از روز اولم گفتیم، ولی از جنگم هراس نداریم. तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया के मर्डर और लेबनान में पेजर अटैक के बाद खामेनेई को एहसास हो गया था कि ऐसा हमला ईरान में फिर हो सकता है। इसलिए मोसाद की ट्रैकिंग से बचने के लिए ईरान में बहुत बड़ा अलर्ट जारी कर दिया गया। बड़े बड़े लीडर चाहे खुद मोबाइल और बाकी कम्युनिकेशन उपकरणों से तो दूर रहें, लेकिन मोसाद बहुत चालाक निकला। इजराइल की इस खुफिया एजेंसी ने ईरान की लीडरशिप को खत्म करने के लिए तमाम हाई प्रोफाइल लोगों के साथ चलने वाले या फिर उनके करीब रहने वाले बॉडीगार्ड और ड्राइवर या फिर अधिकारियों तक को मोसाद ट्रैक करता रहा। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर में बताया गया है कि मोसाद लगातार ईरान के नेताओं, ईरान के कमांडरों और ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों की लोकेशन ट्रैक कर रहा था। लेकिन इन सब की ट्रैकिंग इनके बॉडीगार्ड के फोन के जरिए की जा रही थी। इनके ड्राइवरों की फोन लोकेशन इस्तेमाल की जा रही थी और इसी ट्रैकिंग के जरिए मोसाद ने इजरायली वायुसेना को टारगेट लोकेशन भेजी, जिसके बाद ईरान को एक के बाद एक ऐसे झटके लगे जिसमें उसकी पूरी मिलिट्री लीडरशिप खत्म हो गई और पॉलिटिकल लीडर्स पर भी हमला हुआ। 12 दिन के युद्ध के दौरान इजराइल के हमलों में ईरान के करीब 1000 लोगों की जान गई। इनमें उसके कई सैन्य कमांडर और वैज्ञानिक शामिल थे। इजराइल दुश्मनों के साथ एक जैसा सलूक करता है, चाहे ईरान हो या तुर्की। बदला भयानक होगा। इजराइल का बदला ऐतिहासिक ही होगा।